हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेल। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें से ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट मॉडर्न इंडिया सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। ठीक है, सेट 2 है। इसमें हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जितना भी मॉडर्न इंडिया है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एमसीक्यू के थ्रू मैं पूरा मॉडर्न इंडिया करवा दूंगा। जैसे मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपियन कंपनी का आगमन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं इमरजेंस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें पहला क्वेश्चन से। चलो पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन इसमें बताता है कि जो निम्नलिखित में से डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था। 1755 ईस्वी में किसने डिंडीगुल मैसूर में, डिंडीगुल कहाँ पड़ता है, मैसूर में एक मॉडर्न आर्मरी का स्थापना एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो किन्होंने ही किया था 1755 ईस्वी में। देख लो मैसूर में जो किनका राजा था, मैसूर में राजा था मेनली जो टीपू सुल्तान और उसका फादर, टीपू सुल्तान का फादर हैदर अली। ठीक है, हैदर अली का ही बेटा था टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा 1755 में, यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, हैदर अली ने ही 1755 में मॉडर्न आर्मरी का स्थापना किया था। इसके दम पे ही अंग्रेज़ों को नाक में दम करके रखा था मैसूर वालों ने। कितना, क्योंकि इंडिया में वो अंग्रेज़ों का कब्जा 1600 के बाद से तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन 1800 तक लगभग हैदर अली ने 1792 तक हैदर अली मतलब अच्छा खासा दबदबा बना के रखा था। जैसे करेक्ट आंसर का होता है हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। और किनके हेल्प से किया था उन्होंने 1755 में, हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट, फ्रांस के एक्सपर्ट के सहायता से मिल करके डिंडीगुल में मॉडर्न आर्मरी का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब लोग बताते हैं नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ प्लासी वार 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बंगाल का नवाब उस समय कौन था, सिराज उदौला। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिराज उदौला। ठीक है, सिराज उदौला था उसमें 1757 प्लासी के युद्ध के समय पे। इसमें ब्रिटिश जो आर्मी को, ब्रिटिश को जो लीड कर रहा था, ब्रिटिश जो थी सेना को, वो था रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उदौला के बीच में ये 1757 का प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उदौला के बीच में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उदौला 1757 का युद्ध हुआ था उस समय। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 ईस्वी में जो साइन हुआ था वो रंजीत सिंह और किसके बीच में हुआ था। रंजीत सिंह और कौन सा जो अंग्रेजी सेना का जो लीडर था उनके बीच में हुआ था, वो नाम बताना आप लोगों को क्या है। वेलेस्ली, मेटकैफ, वेंटिक और मायो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटकैफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मेटकैफ। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन किया गया था वो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में साइन किया गया था। इसे किसके बीच में, चार्ल्स टी मेटकैफ के बीच में, मेटकैफ के और रंजीत सिंह के बीच में किया गया था, जो सिख किंगडम पंजाब के राजा थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेटल टू सिख रीजन फॉर द जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो मैसूर वार इज करेक्ट। एंग्लो मैसूर वार के बीच में टोटल एंग्लो मैसूर देख लो। पहले इसमें स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग को ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है हैदर अली बोन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जीत जाता है। टीपू सुल्तान बैली को सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हरा देता है। तीसरा स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हार जाता है और टीपू सुल्तान को चौथा एंग्लो मैसूर वार में मार दिया जाता है। चार स्टेटमेंट देखिए, चारों स्टेटमेंट देखिए। अगर एंग्लो मैसूर युद्ध में टोटल 4 युद्ध होता है, इसमें चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चारों युद्ध में कौन कौन सा ट्रीटी हुआ था, कौन हारा कौन जीता। ठीक है, तो पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था, फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हैदर अली ने पहला एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत गया था। ठीक है, हैदर अली जीता था। इसे कब से कब हुआ था, इसका टेन्योर देख लीजिए, 1767 से 1769 के बीच में, 1767 से लेकर के 1769 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। उसमें हैदर अली जीता और इसमें मद्रास की संधि साइन किया गया था। ठीक है, मद्रास की संधि अंग्रेज और हैदर अली के बीच में साइन किया गया था। ठीक है, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पहला साइन हुआ था मद्रास की संधि
फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है फिर उसके जस्ट 11 साल बाद होता है 1780 ईस्वी में। 1780 से 84 तक चला था ये युद्ध। 10 सितंबर 1780 को टीपू सुल्तान उसका जो हैदर अली का बेटा था, टीपू सुल्तान ने कर्नल बेली की सेना को हरा दिया था। ठीक है, 1780 में कर्नल की सेना को हरा दिया गया था। ठीक है, जो कि बहुत दर्दनाक हार थी अंग्रेजों द्वारा, उसे बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। इसमें पेरम्बकम की लड़ाई के रूप में, इसे पेरम्बकम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जगह का नाम पेरम्बकम था। ठीक है, तो उसे पेरम्बकम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान जो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 के बीच में, उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और वो फिर वहाँ से फरार हो जाता है, निकल जाता है वहाँ से, मैसूर छोड़ करके बाहर चला जाता है। फिर दोबारा अटैक करता है टीपू सुल्तान 1799 में, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है और बाद में उसका सारा जितना भी खजाना था उसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। चारों युद्ध क्लियर हो गया, आगे बढ़ें, देख लो अगला। देखो क्वेश्चन क्या हो जाता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार कम टू द एंड विद द ट्रीटी। अभी जस्ट बताएं, देखो पहला जो था ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो फर्स्ट हो जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। थर्ड वाला जो इंड होता है वो होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, थर्ड वाला हो जाता है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। ठीक है, रंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान का जो फादर थे हैदर अली का देहांत हो जाता है 1782 ईस्वी में। जब सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था तो 2 साल के बाद ही उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान का हत्या कब हो जाता है, ब्रिटिश के द्वारा, मतलब ब्रिटिश ने उन्हें कब मार दिया था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में मारा था 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। ठीक है, करेक्ट आंसर 1799 ईस्वी में। आप लोग को ये मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रिगार्डिंग में देखना है, बताना आप लोगों को फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार कब हुआ, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब होता है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वार। एक भी टॉपिक पकड़ लोगे इसमें, एक या 2 भी पकड़ लोगे तो तुमको एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो अभी जस्ट बताएं, सेकंड एंग्लो मैसूर वार कब से कब चला था, 1780 से लेकर 84 के बीच में चला था। तो फोर्थ का जो हो जाता है 1780 से शुरू हुआ था, तो बी का फोर्थ, देखो बी का फोर्थ यहाँ पे है, ये दोनों तो नहीं होगा, बी का फोर्थ हो गया, ए और बी कट गया, बी का फोर्थ 2 जगह है। ठीक है, अब यहाँ पे और पकड़ना, 1775 ईस्वी में, जो 1775 ईस्वी में एंग्लो मराठा वार होता है। ठीक है, 1775 ईस्वी में एंग्लो मराठा वार, तो ए का 3, ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे ए का 3 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए का 3 ये भी है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, फिर 1780 में ये हो गया सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। फिर 1800 लास्ट जो वार होता है 1834 में, इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ये अफ़गान के साथ होता है। ठीक है, बर्मा से बाद हो जाता है अफ़गान के साथ, तो डी का 2 होगा। ठीक है, तो डी का 2 किस में है, ये है डी का 2, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, देख लो एक बार, 1775 में पहला एंग्लो मराठा वार होता है, 1780 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है, 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार होता है, और 1838 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है। पहले बर्मा को निपटाया, म्यांमार को, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ऊपर गया, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान तक गया। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करें, अगला क्वेश्चन देखो, टीपू सुल्तान का कैपिटल कहाँ था, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में था। ठीक है, टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780, किसका बात कर रहा है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की बात कर रहा है। ठीक है, 1780 से लेकर के 84 के बीच में। तो आप लोग को बताना है कि उसमें जो ब्रिटिश सेना का जो कमांडर था वो कौन था, उसमें ब्रिटिश सेना का मतलब कमांडर थी नहीं, वो कहाँ हुआ था, ये बताना है आप लोग को, हुआ कहाँ था, हैदराबाद में, पोलीनूर में, श्रीरंगपट्टनम में और निजामाबाद में। जगह का नाम पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ये हुआ था, देखो तीसरा जो थर्ड का अगर पूछे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, पहला हुआ था मद्रास की संधि, फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलीलूर। ठीक है, पोलीलूर। इसमें इन सितंबर 1780 सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे टीपू सुल्तान का जो है वो किसको फेस किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहा था वो था कर्नल बेली।
बेली जो थे, बेली इन द बैटल ऑफ पोलीनूर, कहाँ पोलीनूर में हुआ था, उसका कर्नल बेली के साथ हुआ था ये लड़ाई, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान जीत गया था, समझ गया। इसमें अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीक़े से हार का सामना करना पड़ा था सेकेंड एंग्लो वार में, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार में। नेक्स्ट मूव करें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन होता है ब्रिटिश गवर्नर हु डिफीटेड द हैदर अली इन द बैटल ऑफ केट पोर्टनोवा। केट पोर्टनोवा में हैदर अली को, केट पोर्टनोवा में की लड़ाई में हैदर अली को हराने वाला ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए, कौन सा है? कैप्टन पोफेम, सर आयरे कूटे, सर हेक्टर मुनरो और जनरल गोडसे। देखिए, जब जैसे ही सेकेंड वाला जो कंटिन्यू जब चल रहा था, सेकेंड 1780 से लेकर के 1780 से लेकर 84 के बीच में, 1780 में अभी जस्ट यहाँ पर ही बेली को हराया था, कर्नल बेली को टीपू सुल्तान ने हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर से नया कमांडर इन चीफ के रूप में सर आयरे कूटे आए थे। आयरे कूटे ने फिर वहाँ पे पोर्ट नोवा में हराया था। एंग्लो मैसूर युद्ध जीता पूरा नहीं था, लेकिन पोर्ट नोवा में हरा दिया था और केट पोर्ट नोवा पे कब्जा कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर आयरे कूटे। इसके बारे में देखिए, पूरा का पूरा देखिए, इसका क्या है। 17 जुलाई 1780 में हैदर अली ने स्टार्ट किया युद्ध। 80,000 पुरुष और 100 बंदूकों के साथ कर्नल पर थी, मतलब कर्नाटक पर हमला कर दिया, ठीक है। कर्नाटक पर हमला करने के बाद उन्होंने कर्नल बेली के तहत एक ब्रिटिश सेना को हराकर आरकोट पर कब्जा कर लिया। आरकोट उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था। कैप्टन बेली को हरा दिया और आरकोट पे कब्जा कर लिया। जब उन्हें हराने के बाद सर अल्फ्रेड लायर द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों में से, इनमें से एक चीज़ और देख लीजिए कि इस बीच जो वारेन हेस्टिंग जो था, इंडिया का गवर्नर था 1780 में, सर वारेन हेस्टिंग, उन्होंने एक कमांडर इन चीफ को भेजा। उनका नाम था सर आयरे कूटे। सर आयरे कूटे ने सबसे पहले तो संधि किया, किसी 3 को के साथ संधि किया। एक तो सिंधिया, निजाम और बरार का राजा, तीनों के साथ मिल करके मैसूर पे आक्रमण किया। मतलब वो यहाँ पे आरकोट पे आक्रमण किया और वहाँ पर जाकर के फिर उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया। हैदर अली जो लीड कर रहे थे, हैदर अली को वहाँ पे हरा दिया गया था, ठीक है। एक अंग्रेज हुए थे सर अल्फ्रेड लायर, इन्होंने ही कहा था कि भारत में अंग्रेज़ों की किस्मत अपने सबसे निचले स्तर पर गिरी हुई थी, क्योंकि इससे पहले जितना भी युद्ध कर रहा था अंग्रेज लोग युद्ध, सब युद्ध में उनका विजयी हो रहा था। इसी में सबसे टक्कर दिया था, ज़बरदस्त का टक्कर हैदर अली ने दिया था और इसमें हार गए थे। ये जो कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि भारत में अंग्रेज़ों की किस्मत सबसे निचले स्तर पर गिर गई है, तो ये थे सर अल्फ्रेड लायर। फिर हैदर अली ने साहसपूर्वक अंग्रेज़ों के साथ युद्ध जारी रखा, वहाँ पे जीत गया। फिर युद्ध हारने के बाद भी वहाँ से पीछे हटा और फिर यहाँ पे आरकोट पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। अंग्रेज़ों पे कब्जा होने के बाद उन्होंने युद्ध ख़त्म नहीं किया, युद्ध जारी रखा, लेकिन उनको ज़्यादा दिन तक वो देख नहीं पाए। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठता है, ठीक है, टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठता है। फिर सर आयरे कूटे ने पोर्ट नोवा में हैदर अली को तो हरा दिया, हालांकि उन्होंने अपनी सेनाओं को जुटाया और अंग्रेज़ों के साथ कमांडर ब्रेथवेट पर कब्जा कर लिया। कमांडर जो होता है ब्रेथवेट पे फिर दोबारा कब्जा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का इनकार किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, ठीक है ना, एक फंडामेंटलिस्ट था? किसने ये डिनाई कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है P.E. रॉबर्ट। ये सब सवाल कभी कभी आता है, लेकिन ये बहुत तगड़ा सवाल है, इसमें बहुत गहरा से ध्यान करोगे। NCERT का ये सवाल है, NCERT का, तो इसमें आपको मिलेगा पूरा का पूरा डिटेल में। तो P.E. रॉबर्ट ने ये चीज़ें बोली थी कि ये फंडामेंटलिस्ट राजा है, वो उसका डिनाई कर दिया था, वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का गठन किया, ठीक है, गठन किया था? किसने? आप लोग बताना। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। हैदर अली ने प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों, निजाम और मराठों का ट्रिपल अलायंसेस के साथ सामना किया। पहला में अंग्रेज़, निजाम और मराठा, ये तीनों
एलायंस बनाया था, तीनों एलायंस के साथ मिल करके हैदर अली ने सामना किया और वो पहला जीत जाता है। ठीक है, हैदर अली ने अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए मराठों को खरीद लिया था और निज़ाम को जीत हासिल किया, निज़ाम को हरा दिया और मराठाओं को बहुत सारा पैसा कौड़ी धन दौलत का लालच दे करके मराठाओं को खरीद लिया और इस तरह से ट्रिपल अलायंसेज जो था वो तोड़ करके पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जीता था। 1769 में मद्रास की संधि पर जब हस्ताक्षर किया था, संधि पर हस्ताक्षर हुआ, इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में संधि हुआ, संधि करके पहला एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिर 1782 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता है टीपू सुल्तान। 1782 में टीपू सुल्तान ने युद्ध को कंटिन्यू रखा और 1784 तक ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1784 तक ये एंग्लो मैसूर युद्ध चला था दोनों पक्षों में और उसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके शांति का बहाल किया गया था। पहला हो जाता मद्रास की संधि एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा हो जाता मैंगलोर की संधि। ये दोनों, पहला और दूसरा टीपू सुल्तान, पहला हैदर अली जीता, दूसरा टीपू सुल्तान जीता, आधा आधा करके दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन था। बाप 2 साल तक लड़ा, 2 साल के बाद बेटा लड़ा। फिर मैंगलोर का इश्यू, इसमें पहला में हैदर अली का साइन था, दूसरा में टीपू सुल्तान का साइन था। तीसरा युद्ध जब होता है तो उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल द बंगाल वाज एसोसिएटेड विद द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। उस समय गवर्नर जनरल बंगाल के कौन से थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालत अल्लाह। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ किया था? लाहौर में किया था, लाहौर में ही उसका कैपिटल भी था, लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखना है कि महाराजा रणजीत सिंह का कैपिटल थी, किंगडम जो था वो कैपिटल पूछा, कैपिटल कहाँ था? तो ये भी बताएं, लाहौर में था कैपिटल राजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उनका जन्म जो 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सिखों के शकर चाकिया मिस्र में हुआ था, शुक्र चाकिया मिस्र। ठीक है, शुक्र चाकिया मिस्र, इनका मिस्र भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, शुक्र चाकिया मिस्र में हुआ था। इन्होंने 20 साल की उम्र में पंजाब के महाराजा की उपाधि धारण कर ली थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य का विस्तार पंजाब से लेकर के लाहौर तक था। ठीक है, अहमद शाह का पोता शाहशुजा 1800 ईस्वी के दौरान काबुल का सिंहासन पर बैठा। लाहौर में, पाकिस्तान का एरिया में लाहौर में राजा रंजीत सिंह है, काबुल में शाहशुजा बैठा हुआ। लेकिन उनके भाई जो था शाहशुजा का भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकाजाई सरदार फतेह सिंह के साथ और उनका दोस्त मुहम्मदीन के साथ मिल करके उन्हें गद्दी से उतार दिया और कश्मीर और पेशावर पर कब्जा कर लिया। उस मौके पर शाहशुजा ने रंजीत सिंह की मदद मांगी और मदद के रूप में उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, किसने किया था? शाहशुजा ने ही रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मिस्र से राजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे? तो शुक्र चाकिया मिस्र थे। ठीक है, तो रंजीत सिंह को फेमस कोहिनूर हीरा किसने दिया था? शाहशुजा ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द सेड। किसने ये कथन कहा कि गॉड इंटेंडेड मी टू द टुक अपॉन द ऑल रीजन विथ वन आइज, दैट इज वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अनदर। ये भी महाराजा रंजीत सिंह का ही कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रंजीत सिंह का किंगडम इनमें किससे कौन सा इंक्लूडेड थे और कौन सा इंक्लूडेड नहीं थे? देखो, दिल्ली पे तो महाराजा रंजीत सिंह का कब्जा हुआ नहीं, काबुल पे भी नहीं हुआ और मकरान पे नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका पूरा का पूरा देखते हैं कौन कौन सा एरिया में था। देखिए, जम्मू, पंजाब से लेकर के पाकिस्तान का जो हो गया लाहौर तक था, पंजाब से लेकर के लाहौर तक राजा रंजीत सिंह का कब्जा था, मतलब पूरा उनका राज्य था। उसमें जम्मू, गुजरात, सियालकोट, कांगड़ा, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान। ठीक है, यहाँ तक महाराजा रंजीत सिंह का जो यहाँ तक अंपायर था, सिख अंपायर का यहाँ तक पूरा का पूरा ये था। ठीक है, उनको शेरे पंजाब की भी उपाधि दी गई थी। महाराजा रंजीत सिंह को लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, जब उन्होंने अफगान इन्वेडर को हरा करके लाहौर को अपना कैपिटल बनाए थे। ठीक है, लाहौर को अपना कैपिटल बनाए थे। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए,
जो आप लोग बताना है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर, सिख एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह। खड़क सिंह के बारे में देखिए, खड़क सिंह रंजीत सिंह के बाद जो राजा बनते हैं वो हैं खड़क सिंह, ठीक है, खड़क सिंह। तो लास्ट रूलर इसमें आ जाएगा दिलीप सिंह, ये दलीप सिंह है। लास्ट रूलर जो था वो दलीप सिंह है, ठीक है। दलीप सिंह जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह का और महारानी जिंद कौर का बेटा था, मतलब छोटा बेटा था ये दो, ठीक है। इनका राज रहा था 1843 से लेकर के 1849 ईस्वी तक। क्लियर। नेक्स्ट उन्हें मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा कि महाराजा रंजीत सिंह को सक्सीड कौन किया था? तो ये था खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह, खड़क सिंह, ठीक है। खड़क सिंह नहीं, रंजीत सिंह के बाद राजा बना था खड़क सिंह, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1839 ईस्वी में उनका बेटा खड़क सिंह को सत्ता से हटा दिया गया। दूसरा जो सेकेंड बने थे खड़क सिंह, उनको सत्ता से हटा दिया गया था। बाद में उन्हें जहर उहर दे करके मार दिया गया था ये सब। उसके बाद उनकी जगह पे उसका बेटा नवनिहाल सिंह बना। खड़क सिंह के बाद किसने बोला था? नवनिहाल सिंह बनाना, जिसे उसको भी किसी तरह रहस्यमयी तरीके से मार दिया गया, उसका पता भी नहीं लग पाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। लास्ट रूलर लास्ट कौन था सिख एम्पायर का? दलीप सिंह, ठीक है, दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ राजा रंजीत सिंह? राजा रंजीत सिंह का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? गुलाब सिंह, दीनानाथ और हर सिंह नावला और सावलमल, ठीक है, सावलमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ। दीनानाथ को जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, उसमें राजदान बोला जाता था, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर को राजदान बोला जाता था, ठीक है। इनका एक और भी नाम है दीनानाथ, दीवान दीनानाथ, दीवान दीनानाथ के नाम से भी जाना जाता था, जो एक कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, ठीक है। वो दीवान का रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में राजा रंजीत सिंह का पंजाब एम्पायर में फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर अगला क्वेश्चन देखे, विच डोगरा अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज द सपोर्टेड ऑफ रंजीत सिंह सन शेर सिंह? निम्नलिखित में कौन सा डोगरा जो था वो रंजीत सिंह के पोते शेर सिंह का समर्थन किया था? गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचा सिंह और ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह के पोते शेर सिंह को समर्थन दिया था, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जो था डोगरा वंश और जम्मू और कश्मीर की राजशाही का संस्थापक था। जो महाराजा गुलाब सिंह का डोगरा वंश का जम्मू और कश्मीर का राजशाही संस्थापक थे। उन्होंने जम्मू राज्य के शासक महाराजा रंजीत सिंह की सेना में पैदल यात्री के रूप में अपना करियर शुरू किया था और वह राजा रंजीत सिंह के पोते शेर सिंह का समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नोट द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ थ्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन? जो पंजाब का, जो निम्नलिखित में कौन सा पंजाब राज्य के विलय के बाद उनका प्रशासन करने के लिए बोर्ड ऑफ थ्री का सदस्य नहीं थे? बोर्ड ऑफ थ्री में 3 मेंबर थे, उसमें सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, ये 2 तो शामिल थे। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन 1, इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ए और डी, ए एंड डी दोनों में से ये दोनों नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मोर देन 1 हो जाता है। ये तीनों में से कौन कौन सा था जो 3 जो बनाया गया था, जो किसके द्वारा बनाया गया था? पहले देखो, आफ्टर द मर्जर ऑफ पंजाब का मर्जर कब हुआ था? 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इनका मर्जर कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। उसमें जो ट्रिपल ए लाइन से जो 3 मेंबर का एक कमेटी बनाया गया था, उसके ऊपर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, मतलब एक तरह से राज ही बोल दीजिए, राज करने के लिए जो बनाया गया था, उसमें जो थे प्रेसिडेंट थे सर हेनरी लॉरेंस प्रेसिडेंट थे, और 2 अदर मेंबर और कौन से थे? जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मैनसेल, ठीक है, चार्ल्स ग्रेनविल मैनसेल, ये दोनों मेंबर थे और उनका प्रेसिडेंट था हेनरी लॉरेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए और डी नहीं होगा, तो इसमें मोर देन 1 का सवाल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? युद्ध संधि, ठीक है। तो अब बताना कौन सा संधि सही मतलब करेक्ट नहीं है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, एलेक्सला चापेला की संधि, दूसरे कर्नाटक युद्ध, पोंडिचेरी की संधि, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि, ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की संधि। ये ऑप्शन नंबर डी जो है श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हो जाती है वो
थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि शामिल हुई थी। इसमें लिया हो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में मद्रास ये नहीं था, मैंगलोर की संधि थी, ठीक है। ये है दूसरा में मैंगलोर की संधि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत है। पहला कर्नाटक युद्ध में एलेक्सला चापेला की संधि सही है, दूसरा कर्नाटक युद्ध में पुडुचेरी की संधि सही है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, दूसरा में मैंगलोर की संधि और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हो गया, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एंग्लो मराठा स्ट्रगल। अभी तक तो एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था। अब मराठाओं के साथ जो स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन ही दे दिया मैच करने वाला, वार और ईयर, कौन सा ईयर में कौन सा वार हुआ था, ठीक है। तो देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार ये आप लोग को बता दिए हैं 1780 से 84। ए का 2, ए को पकड़ो पहला, देखो ए का 2 कोई है, ए का 2 है, ये एक ही ऑप्शन में ये आंसर मिल जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो देख लो यहाँ पर क्लियरली देख लो कब कब होता है। देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर 1780 से लेकर के 84 तक चलता है। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार जो होता है 1750 से 54 तक चलता है, ठीक है। उससे पहले फ्रेंच वार था, एंग्लो फ्रेंच वार, पहले फ्रेंच वार हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो होता है वो 1803 से लेकर के 1805 तक होता है। फिर सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 से लेकर के 1880 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डिटेल में दिया हुआ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको फुर्सत से पढ़ लीजिएगा। जो अभी बोला हूँ वही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कब कब लड़ा गया है, कौन सा संधि हुई है। देखो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होता है ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हो जाता है। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है 1884 से लेकर के मतलब 1848 और 49, 2 साल तक चलता है, 48 और 49 में ये चलता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर इसी में किया गया था। जो पंजाब आज नेक्स्ट भी था, ब्रिटिश जो पंजाब को कब्जा किया था 1800 मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू पंजाब को मर्ज कर लिया गया था 1849 ईस्वी में अंडर द लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ठीक है। इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर जो साइन किया गया था उसमें पंजाब को मिलाने के बाद पंजाब उसी संधि के थ्रू मिला था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु पुट द स्टीफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे कड़ा प्रतिरोध किसने किया था, मराठा, मुगल, राजपूत या सिख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा, ठीक है। मराठा ने ही बहुत ज़्यादा कड़ाई से उसके साथ सामना किया था, ठीक है। फिर देखो मराठा केम टू द इंड आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं का फिर इंड हो जाता है। 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो हो जाता है फोर्स्ड पेशावर टू साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन्स, पेशावर टू साइन बेसिन्स। और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग जो एस्टेब्लिश करता है द ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया बाय द अबॉलिशिंग द पावर ऑफ मराठा। 1818 ईस्वी में मराठा को एकदम एक तरह से पूरा तरीके से ध्वस्त करके इंडिया में अपना सुपरमेसी काबिल कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी इंडेड विद द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। इसमें से कौन सा ट्रीटी है, सूरत की संधि, मैंगलोर की संधि, सलवाई की संधि और अमृतसर की संधि। देख लो अमृतसर की संधि तो पंजाब वाला हो गया, अच्छा इसका करेक्ट आंसर होता है सलवाई आ गया पहले। तो अमृतसर का संधि पंजाब का एनेक्सेशन में हो जाता है। मैंगलोर की संधि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हो जाता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ट्रीटी ऑफ सलवाई। सलवाई में ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वार युद्ध होता सलवाई की संधि के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल में तो ट्रीटी ऑफ सलवाई जो होता है इंडिया विद फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये साइन कब किया गया था, 17 मई 1782 ईस्वी को साइन किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में ये संधि शामिल हुआ था, ठीक है। उस समय देयर वाज द नो विक्ट्री ऑफ द आइदर साइड। ये अनइंक्लूसिव वार था, इसमें से किसी का विजयी नहीं हुआ था, इसलिए ये संधि साइन कर दिया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्नॉलेज माधव राव नारायण एज द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। माधव राव जो नारायण था
ब्रिटिश लोग इन्हीं को ही पेशवा मान करके ये किया था, ठीक है। ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द टेरिटोरियल क्लेम ऑफ द माधव राव सेजवा इन द बेस्ट ऑफ अमना रिवर। अमना रिवर का जो पश्चिमी एरिया है उसको पेशवा का एरिया भी मान करके वो संधि पे साइन किया गया था, ठीक है। राघव नाथ जो था वो फ्री एंड द पेंशन एंड फिक्स फॉर हिम, उनको पेंशन उन्शन वगैरह दे देता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द नॉट करेक्टली मैच। ये देख लीजिए, हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वार, लॉर्ड बेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार और लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आप लोग को, ये नहीं बता देना है कि कौन सा मैच है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस जो था थर्ड एंग्लो मराठा वार वाला। हेक्टर मुनरो बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में से हेक्टर मुनरो था, और बी में जो है लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वार में लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड वेलेस्ली जो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में लॉर्ड वेलेस्ली था। इसी में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ही टीपू सुल्तान का हत्या हो जाता है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 से 1818 ईस्वी में, वो जो किसी के जब ब्रिटिश फोर्स जो लीड कर रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग थे और मराठा एम्पायर, ठीक है, मराठा एम्पायर इंडिया का। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वार हेस्टिंग फोर्स टू पेशवा एंड सिंधिया टू अब्यूजिंग ट्रीटीज इन 13 जून 1817 and on 5 November 1817 respectively. Pune of Bajirao was the merged into the British Indian territory and other pair are the correctly matched, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड एंग्लो मराठा वार इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ थर्ड एंग्लो मराठा वार एसोसिएटेड है? सर जॉन शोर, सर लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग। अब आ जाते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के बारे में, ठीक है। इस बंगाल में कौन कौन सी लड़ाई इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी राइट अधिकार हासिल किया था? कब किया था? 1757, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। इसी के बाद उसको दीवानी राइट मिल गया था, किसका? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। दीवानी राइट मेनली एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, जो कहना था ये तीनों स्टेट से आप लोग अपना रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए 1757 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाता है सिराज उद दौला वाज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, कौन सा बैटल में? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ मुंगेर और बैटल ऑफ वांदीवास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सिराज उद दौला जो थे बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन नंबर ए 1757 बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव जो डिफीट किया था सिराज उद दौला को बैटल ऑफ प्लासी में, कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था। जो प्लासी है वो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसी का एक एरिया है, वहीं पे पड़ता है, ठीक है। और उन्होंने कोलकाता पे कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और द बैटल वाज प्रोसीडेड बाय द अटैक ऑन द ब्रिटिश कंट्रोल कोलकाता बाय द नवाब। जब सिराज उद दौला वहाँ का नवाब बना था तो वहाँ पे हुगली रिवर का, जो प्रीवियस लेक्चर में जब बताए थे आप लोग को, हुगली रिवर पे जो पायरेसी करता था उसके वजह से, पायरेसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और सिराज उद दौला ने बहुत सारे अंग्रेज़ों को पकड़ करके एक कमरे में, ब्लैक होल ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है, एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद करने के बाद उसमें बहुत सारे का मौत हो गया, सिर्फ लगभग 11 लोग बचे थे, लगभग 70-72 लोगों को उसमें कैद कर दिया, सिर्फ 11 लोग उसमें बचे। इसी को एक ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से, ब्लैक होल मैसकर के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद, इससे गुस्सा होने के बाद भी बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उसमें सिराज उद दौला को हार का सामना करना पड़ता है। इसी के बाद उसको दीवानी राइट दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो बैटल फील्ड है प्लासी वो कहाँ, अभी बताएं, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वही ट्रीटी है जब 1757 में बैटल ऑफ
प्लासी का जब युद्ध हारे थे, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जब हारे थे, तो ये साइन हुआ था 1765 ईस्वी में, ठीक है। तो ये साइन कब हुआ था? 1765 ईस्वी में साइन हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट वाज साइन इन 1765 ईस्वी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द मुगल इम्पेयर बाय द फरमान फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ द बिहार, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यह स्टेटमेंट भी सही है। देन अवध नवाब रिस्टोर इट्स नवाब ऑन द पेमेंट ऑफ 50 लाख, ठीक है, ऑन द पेमेंट ऑफ 50 लाख, ये भी स्टेटमेंट सही है। बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक वाज द डिटैच्ड फ्रॉम अवध एंड द हैंडेड ओवर द शाह आलम द्वितीय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ए स्टेटमेंट बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो जो इलाहाबाद की संधि कब साइन की गई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सूरज उदौला के दोनों को बीच में संधि साइन किया गया था। शाह आलम द्वितीय के बीच हस्ताक्षरित किया था। सूरज उदौला और शाह आलम द्वितीय मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर दिल्ली के सल्तनत पे शाह आलम द्वितीय बैठा हुआ था और सूरज उदौला बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो ये बंगाल और ये शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये संधि हस्ताक्षरित किया गया था। संधि के अनुसार ये कहा गया था कि अवध को शुजा उदौला को वापस कर दिया गया। अवध शुजा उदौला के पास वापस आ गया और उन्होंने 2 जिलों कोरा और इलाहाबाद, कोरा भी कहा जाता, कारा भी कहा जाता, कोरा और इलाहाबाद को ले लिया गया, वो अंग्रेज़ों ने ले लिया। उन्हें कंपनी को 50 लाख रुपये के युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना पड़ा था। किनको? सिराज उदौला और शाह आलम द्वितीय को करना पड़ा था, ठीक है। अवध को अंग्रेज़ों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। अवध को फिर अंग्रेज़ों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। हालांकि नवाब को ब्रिटिश सैनिकों की लागत के लिए भुगतान करना पड़ा, करना पड़ा। इसीलिए अवध ने अंग्रेज़ों के कब्जे वाले बंगाल और मराठाओं के बीच एक बफर राज के रूप में काम किया। कोरा और इलाहाबाद जिले में 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन दी गई थी, ठीक है। शाह आलम द्वितीय बदले में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया गया था। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम उनको दे दिया। बंगाल के नवाब को एक कठपुतली बना दिया था मेनली, जिसके पास कोई ना तो सैन्य ताकत है ना तो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। कंपनी को राजस्व की कुछ राशियाँ के भुगतान पर वाराणसी को शाह आलम द्वितीय के बहाल कर दिया गया था। वाराणसी को शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था कि तुम इतना पैसा हमको देना, बाकी तुम इसको चलाओ। ना तो उसके पास प्रशासन था ना तो प्रशासनिक शक्तियाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता था फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया इज मार्क्ड बाय। भारत के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता किसे के द्वारा चिन्हित किया जाता है? बताता, ये आप लोगों को बताना, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई जब हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सेनाओं और 1763 तक बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच लड़ाई हुई। इसमें कौन कौन सा? तीनों सेना थे। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना प्लस इधर कौन किसका सेना था? एक तो था बंगाल का नवाब जो मीर कासिम उस समय था, मीर कासिम प्लस नवाब ऑफ अवध जो हो जाता मीर कासिम, और नवाब ऑफ अवध का नवाब और मुगल आलम शाह आलम द्वितीय, ठीक है, द्वितीय प्लस नवाब ऑफ अवध, ये तीनों का संयुक्त सेना को ब्रिटिश ने हरा दिया था बैटल ऑफ बक्सर में। इसके बाद ही उनका इंडिया पे एक तरह से साम्राज्य का गठन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में ये आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वार विच स्टार्टेड ब्रिटिश डोमिनियंस इन इंडिया? अभी ये जस्ट बताएं, बैटल ऑफ बक्सर के माना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में हारने के बाद भी भागा, उसके बाद पीछा तक नहीं छोड़ा। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। इसके बाद इंडिया पर उसका पूरा कब्जा हो गया था, ठीक है।
हु वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बीच टाइम पे कमांडर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, आप लोग को ये बताना। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, मुनरो या वाटसन। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुनरो। हेक्टर मुनरो जो थे उस समय बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे कमांडर थे, हेक्टर मुनरो, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ द विच गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ग्रांटेड दीवानी राइट ऑफ द बंगाल बिहार और उड़ीसा। बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट जो शाह आलम द्वितीय ने दिया था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस समय कौन था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे थे। और हेक्टर मुनरो, बक्सर के टाइम पे हेक्टर मुनरो कमांडर थे, लेकिन उससे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी के बीच में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन होता है 16 कब साइन हुआ, 16 अगस्त 1765 को, आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के आउटकम के बाद वो तो साइन करने से, प्लासी हारने के बाद साइन करने से मना कर दिया। फिर 1765 में, 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर, पहले इसके जस्ट प्रीवियस में थोड़ा सा बता ये गलती से बोल दिए कि बैटल ऑफ प्लासी का आउटकम था वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो था बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम था, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। और साइन कौन किया था, मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय, नवाब अवध और शुजा उदौला। ट्रीटी के अनुसार बताया गया था। तो मुगल एम्पायर जो शाह आलम द्वितीय जो किया ना, उन्होंने ही फरमान जारी कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। फरमान एक शाही, एक तरह से बोलते थे शाही लेटर होता है, शाही लेटर है फरमान, उसी को बोलते हैं शाही लेटर, इसको बोल सकते हैं। एक लेटर रेफरेंडम जारी किया, लेटर जारी किया और बोला कि आज से, अब से बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह आलम द्वितीय जो प्रोवाइडेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कब उनको दिया गया था, ठीक है। 1765 में दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त। 12 अगस्त को उनको दीवानी राइट दे दिया गया, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग द एम्पायर प्रोवाइड द दीवानी, आपको इसमें कौन सा था, शाह आलम द्वितीय। अभी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुज रीजन ब्लैक होल ट्रेजिडी, किसके समय पे ब्लैक होल ट्रेजिडी हुआ था, तो ये था करेक्ट आंसर देखो, अलबर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम, अभी भी डिस्कस किया हूँ इसको भी, तो ये है सिराज उदौला। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिराज उदौला। सिराज उदौला जो था बंगाल का नवाब था उस समय, ठीक है। तो वो जो था मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर से वो बहुत ज़्यादा खफा हो चुका था, क्योंकि दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम। वो जो फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्शन 1700 में जो स्टार्ट हुआ था, उसके बिना मर्जी से, बिना पूछे हुए कोलकाता में वो अपना बिना परमिशन का उसका कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। और जो नवाब सिराज उदौला था उन्होंने ही 20 जून 1756 को 146 आदमी, टोटल 146 पीपल थे, तो 146 ब्रिटिश ऑफिसर को, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, उस सबको प्रिजन कर दिया गया था। और जो किया था बहुत एक छोटा सा 18 बाई 14 फीट का, 18 बाई 14 फीट का एक 18 फीट 18 बता 14 फीट का एक कमरा था, उसी में इतना छोटा सा कमरा में 146 आदमी को बंद कर दिया। उसमें से लगभग एक्सेप्ट 23 पीपल को छोड़कर, मतलब टोटल 23 आदमी बचा था, और बाकी सब के सब उसमें सफोकेशन की वजह से सबका देहांत हो गया। इसी को ब्लैक होल ट्रेजिडी बोला जाता है, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजिडी बोला जाता है, ठीक है। तो उसी में से एक नाम निकल के आता है जो कि ये चीज़ सारे स्टोरी को नरेट करते हैं, उसका नाम है J.H. हॉलवेल ने ही पूरा का पूरा स्टोरी, जो 23 लोग बच गया था उसमें एक ये भी था J.H. हॉलवेल, इन्होंने ही पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके खामत दिया। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर चढ़ाई कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द नवाब ऑफ द बंगाल। अच्छा, बंगाल का नवाब उस समय कौन था, सिराज उदौला। करेक्ट आंसर, ब्लैक होल ट्रेजिडी के टाइम पे, ब्लैक होल जब ट्रेजिडी हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिराज उदौला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में फाउंडर किसे बोला जाता है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव का जो हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद
लगभग बैटल ऑफ प्लासी के बाद लगभग इंडिया पे आधा से ज़्यादा इंडिया पे उसका तो कब्जा कर ही लिया था, और जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है उसके बाद तो पूरा का पूरा हो जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया। अम्पायर यहाँ से, इससे पहले तक उसको बस ट्रेडिंग कंपनी के रूप में माना जाता था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद उसको अम्पायर के रूप में माना जा लगा। ठीक है, ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल किसने शिफ्ट कर लिया था? तो ये ऑप्शन देखिए, अलवर्दी खान, सिराज उदौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। जब सिराज उदौला का जो ये रॉबर्ट क्लाइव जब उसको मिला था, सिराज उदौला जब हारा था युद्ध, उसके बाद उसको मीर कासिम को बना दिया गया था। उसका दामाद था ये, मीर कासिम को बना दिया गया था बंगाल का नवाब। ना तो उसके पास कोई पावर था, ना तो कोई सेना थी, बस एक तरह से बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप भी करता था अंग्रेज लोग उस पर। इसलिए उन्होंने अपना कैपिटल को मुर्शिदाबाद, जो बंगाल में मुर्शिदाबाद को शिफ्ट करके मुंगेर बिहार में लेके चला गया था मीर कासिम ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया हो। 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को गद्दी से उतारकर मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके कब्जे में था, ना तो उसके पास सेना है, ना तो और कुछ है, तो लड़ाई करे तो किस रूप में करे। फिर इसीलिए मीर कासिम ने अलवर्दी खान के अन्य उत्तराधिकारी में सबसे कुशल उत्तराधिकारी था। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखो, हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ द मुर्शिदाबाद बाय द रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। डिप्टी दीवान किसे बनाया गया था मुर्शिदाबाद का? ठीक है, ऑप्शन देखिए, रजा खान, सिताब राय और राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद मतलब वेस्ट बंगाल का बना दिया गया था दीवान, और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को अपॉइंटेड किया गया था डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल बाई किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद के ट्रीटी के बाद। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद का ट्रीटी अगस्त 1765 ईस्वी के बाद में, जो कि शाह आलम द्वितीय ने साइन किया गया था। ठीक है, और बिहार का दीवान किसे बनाया गया था? सिताब राय को दीवान ऑफ बिहार का बना दिया गया था। ठीक है, रजा खान को बंगाल का और बिहार का सिताब राय को। ये दोनों क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, खास करके बिहार के एग्जाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का जो राजा सिताब राय जो थे, सिताब राय, उनको बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द अटैक ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला। कौन सा इमीडिएट कॉज था? इमीडिएट कॉज वही था जो कि वो रिफ्यूज करते थे ब्रिटिश डोमिनियंस को फोर्टिफाई द कोलकाता में वो अपना फोर्टिफाई जो बिल्डिंगें बना रहा था उसके लिए वो रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि बिना परमिशन का बना रहा था। इसी के बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी इसी के बाद हो जाती है। उसी के लिए ये करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, व्हिच वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सिराज उदौला कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1757। अभी जस्ट एक क्लियर किया हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है एडिशनल 45 ऑफ द कोलकाता। ठीक है, विदाउट द परमिशन और इवन द नॉलेज ऑफ द नवाब। वो ना तो उन्हें बताया गया, ना तो उनसे परमिशन लिया गया, इसीलिए वो गुस्सा होकर के कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1756 में अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराज उदौला द्वारा, ठीक है, जो किलाबंदी कर दिया 1757 में, उसमें आप लोग को बताना है उसमें रीजन क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था। ठीक है, जो करने 45 द कलकत्ता बाय द ब्रिटिश इन 1756 वाज रिगार्डेड बाय द नवाब ऑफ द बंगाल। उसका रीजन बताना क्या था। ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल ब्रिटिश ट्रेड एंड अटैक अपॉन द सोवरनिटी, इनसिक्योरिटी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द बंगाल। सबसे बड़ी बात वहाँ पर बात आ जाता है सोवरनिटी की, उसका असुरक्षा, जो ये जो बोलता है ना, संप्रभुता पे उसका आक्रमण होता है। यही मेनली सबसे सटीक आंसर यही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
उसकी संप्रभुता पे हमला कर दिया, क्योंकि वहाँ का राजा वो है और राजा से बिना पूछे हुए उसी के शहर में तुम बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, ना तो उसका परमिशन लिया ना तो ये किया। तो वो मानने लगा कि मेरा सोवरेनिटी पे ये खतरा है, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा घेराबंदी कर दिया था बंगाल को। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो सिराजुद्दौला जो मुखर शासक था, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने और कोलकाता कारखाने को मजबूत करने से रोकने के और राजस्व को भुगतान करने के लिए कहा था। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने बंगाल पे पूरा का पूरा उसका जितना भी फैक्ट्री था, जो भी फैक्ट्री था कासिम बाजार वगैरह और फैक्ट्री, उसको पूरा घेराबंदी कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द फाउंडर ऑफ द कोलकाता, कोलकाता का फाउंडर किसे बोला जाता है। ठीक है, जॉन सरमन, वास्को डी गामा कहाँ से आ जाता है इसमें, ये तो पहले ही कट जाएगा। वारेन हेस्टिंग भी नहीं है इसमें, जॉब चार्नोक को बोला जाता है। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस बिटवीन किसी बीच में, कंपनी ऑफिशियल्स एंड मुगल के बीच में जब पीस साइन होता है, तो जब चार्नक ने ही बंगाल में फिर रिटर्न आता है 1690 ईस्वी में, और वहाँ पे एक शहर बसाता है। 3 गो जो गांव वहाँ पे था। एज द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड द 24 अगस्त रीच द सुतानुती वेयर द इस्टेब्लिश द ब्रिटिश फैक्ट्री। 10 अगस्त 1691 को सुतानुती में एक ब्रिटिश फैक्ट्री बनाता है। ठीक है, और द सूबेदार बंगाल का जो उसमें था, उसमें गेव द परमिशन टू द ब्रिटिश टू बाई द जमींदारी ऑफ 3 विलेज। जो बंगाल का सूबेदार उस समय का था, उसने ग्रांट कर दिया था ब्रिटिश को कि वहाँ पे जमींदारी 3 विलेज की जमींदारी, उसका नाम था तीनों विलेज का, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। ये तीनों को मिल करके, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर, ये तीनों को मिला करके जॉब चार्नोक ने कोलकाता का, उस समय कलकत्ता था नाम, कलकत्ता का स्थापना किया था। ठीक है, कोलकाता शहर बसा था। जॉब चार्नक ने ये तीनों गांवों को एक ही क्षेत्र में कलकत्ता शहर का नींव रखी थी। ठीक है, यही बंगाल की कंपनी की राजधानी थी। बंगाल की कंपनी जो बंगाल में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी यही थी। ठीक है, ये 3 विलेज को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश colonialism in India saw the emergence of the new cities. Kolkata. Now Kolkata was one of the first city. Which of the following village were the amalgamated of the form of the city of Kolkata? आपको तीनों शहर का नाम बताना। देखिए 24 परगना तो था नहीं, सुतानुती था, कालीकट नहीं था, कालीकट था, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुरा, यही 3 था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता। मेदिनीपुर नहीं था, मेदिनीपुर कट गया, मिदनापुर कट गया और 24 परगना कट गया। ठीक है, कौन कौन सा था? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। Who remark about the East India Company? The company is an anomaly, but it is the part of the system where everything is an anomaly. ठीक है, कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है। किसने कहा था यह स्टेटमेंट? किसका है? वारेन हेस्टिंग का, टीबी मैकालो का, लॉर्ड हरिंग का, लॉर्ड क्लाइव का और हेनरी डुंडास का। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, टीबी मकौले ने ही टिप्पणी की थी, कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ एक विसंगति है। ठीक है, कौन कहता? टीबी मकौले ने यह स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर भी इसका दिया हुआ है, कोई नहीं फिर भी देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल में पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? जो था प्रेसिडेंसी, पश्चिमी प्रेसिडेंसी, जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था वो कहाँ था? देख लो, सबसे पहले तो अगर मैप देखोगे इंडिया में तो ऊपर नॉर्थ हो जाता है, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, पूर्वी और यहाँ वेस्ट, तो पश्चिमी। ईस्ट में बंगाल आ जाता है। ठीक है, ईस्ट में यहाँ वेस्ट, यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट में देखो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में हो जाता है तमिलनाडु और केरल। तो यहाँ पे वेस्ट पूछा हुआ, तो गुजरात का इसमें कौन सा दिख रहा है? देखो बॉम्बे तो है नहीं, पणजी है, गोवा ये भी नहीं है, सतारा भी आ जाता है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सूरत में वेस्ट प्रेसिडेंसी था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, अगला क्वेश्चन। चलिए, ये आज जितना भी इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन था इससे मैं पूरा का पूरा कवर कर लिया हूँ। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें थोड़ा, और कमेंट करें अगला कि कौन सा
वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग इंड करते हैं। थैंक यू।